Hello everyone, very good evening. Myself Ankit Raj, third prof student of रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। पदार्थ विज्ञान लेक्चर सीरीज में हम लोग जो है वो पेपर सेकंड देख रहे हैं। अनुमान चैप्टर को अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। आज हम लोग जो चैप्टर देखने वाले हैं वो है युक्ति प्रमाण, है ना, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, है ना। ठीक है, तो युक्ति प्रमाण में यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हो सकता है ज़्यादा पूछे लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं युक्ति प्रमाण का परिचय। युक्ति प्रमाण का परिचय क्या है? तो युक्ति प्रमाण का सर्वप्रथम वर्णन चरक संहिता में युक्ति शब्द का वर्णन चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 2 में मिलता है। किसमें मिलता है? अध्याय 2 में हम लोग को देखने को मिलता है। चरक संहिता के चतुर्विध परीक्षा, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान युक्ति का वर्णन है। अतः युक्ति का वर्णन कहाँ आया है? चतुर्विध परीक्षा में। ठीक है, और आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, ये चतुर्विध परीक्षा होते हैं। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति का वर्णन किया गया है। अन्य किसी भी दर्शन में युक्ति प्रमाण का वर्णन नहीं है। कोई भी ऐसा दर्शन है जिसमें युक्ति प्रमाण का दर्शन नहीं किया गया है। युक्ति का चिकित्सा में महत्व होने का आयुर्वेद में एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि युक्ति प्रमाण को एज ए क्लिनिकल एस्पेक्ट्स, यानी कि चिकित्सा में किसी युक्ति प्रमाण से हम लोग चिकित्सा किसी पेशेंट का कर सकते हैं अपनी युक्ति को लगा करके। ठीक है, तो यहाँ पे युक्ति शब्द की व्युत्पत्ति यानी कि इटिमोलॉजिकल डेरिवेशन बताया गया कि युक्ति शब्द कैसे बना है। तो युक्ति शब्द कैसे बना है? युज धातु में कृत्न प्रत्यय लगाने से, जिसका अर्थ होता है मिलाप, योजना, उपाय और सामंजस्य इत्यादि, है ना। युज धातु में कृत प्रत्यय लगता है जिसका अर्थ होता है मिलाप, योजना, उपाय, सामंजस्य इत्यादि, है ना। युक्ति के लक्षण क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि युक्ति प्रमाण के लक्षण क्या है। तो बुद्धि पश्यति या भवान बहु कारण योगजान। देखो, बुद्धि पश्यति या भवान बहु कारण योगजान, युक्ति स्त्री काला सज्ञ त्रिवग्ध सातया, यानी कि बुद्धि पश्यति या भवान बहु कारण योजना, बहुत से कारणों के संयोग से अविकात भावों को देखकर जो उस समय तत्क्षण हमें ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि उसी समय नहीं, तीनों, यानी कि युक्ति स्त्री काल है, मतलब तीनों काल। त्रिकाल मतलब भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञान का जो हमें साधन प्राप्त होता है उसे हम लोग युक्ति कहते हैं। ठीक है, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में सब श्लोक पूछे जाते हैं। प्रत्यक्ष के श्लोक हैं, युक्ति के श्लोक हैं, है ना। तो तुम लोग ये श्लोक जो है बिल्कुल रट जाना कि बुद्धि पश्यति या भवान बहु कारण योगजान, युक्ति स्त्री काला सज्ञ त्रिवग्ध सात्य या चरक सूत्रस्थान 11/25, ये जरूर याद रखा करो। ठीक है, देखो हम लोग आगे देख रहे हैं। जो बुद्धि अन्य कारणों के संयोग से अविज्ञात भावों को देखकर किसी विज्ञात भाव को कार्य कारण भाव के अनुसार उसे अविज्ञात भाव को कार्य कारण निर्धारित करती है, उसे युक्ति कहते हैं। कहना क्या चाहता है कि किसी भी चीज को देख करके संयोग से अविज्ञात, आपको ज्ञात नहीं है, फिर भी उसको देख के आपको ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि ऐसा हम युक्ति लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसे युक्ति प्रमाण कहते हैं। युक्ति प्रमाण भूत यानी कि पास्ट, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट और भविष्य यानी कि फ्यूचर, तीनों को मैं देख सकते हैं। जैसे कोई पेशेंट आया, पहले इसका क्या होगा, अभी तो सामने दिख रहा है पेशेंट, वर्तमान में इसका क्या कौन होगा पेशेंट का, है ना, डिजीज का, ये कितना बढ़ेगा कि कमेगा, हम किससे लगा सकते हैं? युक्ति प्रमाण से। ठीक है, युक्ति प्रमाण से धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों वर्गों की सिद्धि होती है। ठीक, चक्रपाणी जी क्या कहते हैं? किसी एक का याद रख लेना, चरक वाला डेरिवेशन याद रखना बहुत है। ठीक है, 4 को याद करने की जरूरत नहीं है, अगर जो याद कर सकता है वो कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए और बेहतर है, लेकिन एक याद करो। ठीक है, बहुत से उत्पत्ति के योग से जानने योग्य अर्थों में जो बुद्धि दिखता है उसे युक्ति कहते हैं। द इंटरनेशनल नॉलेज दैट वंस अराइव्ड एज ए केयरफुल इंट्रोस्पेक्शन ऑफ वेरियस फैक्टर। कोई भी पेशेंट आया, यानी कि हिस्ट्री टेकिंग कह सकते हैं उसको, है ना, कैसे पूछे, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, तो हम लोग एक युक्ति लगाते हैं। ठीक है, युक्ति प्रमाण के उदाहरण कैसे हैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे श्लोक दिया है, जिसको श्लोक याद हो जाता, भाई मुझे तो यह श्लोक नहीं याद होता, फिर भी मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो जिसको याद हो जाता उसके लिए बेस्ट है, याद कर लो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जल यानी कि पानी, कर्षण यानी कि रगड़, जोती हुई भूमि, कर्षण यानी कि देखो, जल यानी कि पानी और कर्षण यानी कि भूमि, जिसमें जोती हुई भूमि, है ना।
बीज यानी कि कोई भी सीड, और ऋतु, ये चारों चीज मिलेगा तभी किसी चीज का या किसी प्लांट का या किसी पौधे का विकास हो पाएगा, उसकी उत्पत्ति हो पाएगी। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास पानी भी है, एक जमीन भी है, बीज भी है, लेकिन ऋतु सही नहीं है, सही ऋतु में आपने नहीं लगाया उसको। गर्मी में, अभी गर्मी पड़ रही है, गर्मी में आपको रोप दिया आपने बीज को, भाई नहीं उगेगा वो, है ना। तो चारों चीज की समानता होनी चाहिए आपके पास। देखो क्या लिखा है, जल, कर्षण यानी ज्योति भूमि, बीज एवं ऋतु, योग्य ऋतु के संयोग से धान्य की, सस्य मतलब धान बोलते हैं, ठीक है, की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार षड धातु यानी कि पंच महाभूत और आत्मा के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। ये तो हम लोग पढ़े हैं एनाटॉमी में फर्स्ट ईयर में तो अभी, ठीक है। तो क्या कहता है एग्जाम्पल, क्या आप लिखेंगे कि जल, कर्षण यानी कि जोती हुई भूमि, बीज और ऋतु, ऋतु यानी कि योग्य ऋतु का संयोग जब एक साथ हो पाएगा तभी किसी चीज का विकास हो पाएगा। जैसे कि षड धातु, पंच महाभूत और आत्मा के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है, ठीक है, गर्भ यानी कि किसी बच्चे की उत्पत्ति होती है। एक दूसरा एग्जाम्पल भी दिया गया है, वो मथने वाला देखिए, मट्ठा महीने वाला, दही महीने वाला, गांव में अभी आप लोग देखा होगा। मथ मतलब मथने योग्य नीचे रखी हुई लकड़ी जिस पे रख मथा जाए, मंथन या जिसे मंथन किया जा रहा है, और मथने के लिए उपयुक्त लकड़ी का संयोग की अग्नि उत्पत्ति। वो कहीं भी यज्ञ होता है तो यही चीज़ प्रोसेस की जाती है। आप लोगों ने जिसने यज्ञ में देखा होगा, गया होगा, उन्होंने उसने देखा होगा कि नीचे एक लकड़ी रहती है चरखोट सी, और ऊपर एक डंडा रहता है, और पंडित जी क्या कहते हैं, उसमें रस्सी बांध देते हैं और उसको ऐसे 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 ऐसे, ऐसे मथा जाता है, या फिर हाथ से भी ऐसे ऐसे करते हैं। तो देखो नीचे जो लकड़ी रखी हुई रहती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मत्थ, और जो मत्थान यानी कि जो डंटा है ना, उसको मत्थान बोलते हैं। और मंथन यानी कि यह क्या है, एक प्रोसेस है, क्या है, प्रोसेस, है ना। तो मथ, मंथन और मंथान तीनों एक साथ हो पाएगा तभी अग्नि की उत्पत्ति हो पाएगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मथ मंथन काश, मथने योग नीचे हुई रखी हुई लड़की मतलब लकड़ी यानी कि नीचे, मंथन मथने की क्रिया मतलब प्रोसेस, और मंथान मतलब वो डंडा, तीनों एक साथ उपयुक्त होगा तो अग्नि की उत्पत्ति होगी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हो गया। सुश्रुत अपना एग्जाम्पल एक और बता रहे हैं, जैसे कि कोई भी ऋतु अभी आया था, क्षेत्र यानी कि भूमि चाहिए, अम्बु जल चाहिए, और बीज के संयोग से अंकुर की उत्पत्ति होती है, मतलब उकर जाता है। उसी तरह ऋतुकाल, अच्छे ऋतुकाल, योग क्षेत्र मतलब गर्भावस्था, योग बीज और अम्बु संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। सेम चीज उन्होंने कोरिलेट कर दिया, ठीक है। अप्लाइड एस्पेक्ट की बात करें, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी क्या आप क्वेश्चन रिसेंट आता ही है, ठीक है, कि अप्लाइड एस्पेक्ट युक्ति को बताते हुए उसके अप्लाइड एस्पेक्ट को बताइए, ठीक है। तो इन केस ऑफ साइंटिफिक स्टडी इन्वॉल्विंग एनिमल मॉडल रिजल्ट ऑफ अ स्पेसिफिक ड्रग अंडर द स्टडी, कोई भी साइंटिफिक स्टडी की जा रही है तो उसमें क्या हो रहा है कि मॉडल्स, रिजल्ट और स्पेसिफिक ड्रग एक्शन कैसे काम कर रहा है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। एंड द रिस्पॉन्स ऑफ सेम ड्रग, उसका क्या है, सेम डोज इन द सिचुएशन ऑफ ह्यूमन एंड द पेरिसाइड, सेम ड्रग का सेम डोज किसी भी ह्यूमन पे और किसी भी एनिमल पे क्या इफेक्ट है, कितना इफेक्ट है। द लॉजिकल रीजनिंग इज गिवन एज ड्रग हैज बीन गिवन ए गुड रिजल्ट इन एनिमल मॉडल, इट कैन बी बेनिफिशियल टू ह्यूमन टू। ऐसा कहा जाता है कि किसी पेशेंट को सबसे पहले, कोई भी ड्रग होता है, कोई भी दवाई होता है, सबसे पहले उसके चूहे पर दिया जाता है, बंदर पर दिया जाता है, तो ये माना जाता है कि उसके बाद आदमी पर भी ये रिएक्टिव मतलब काम करेगा। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एग्जाम्पल ऑफ युक्ति प्रमाण, उसी को हम लोग लगा दिए युक्ति प्रमाण, मतलब हम अपनी बुद्धि किसे यूज किए ना, बुद्धि से सबसे पहले चूहे को दिए, फिर बंदर को दिए, फिर याद आया कि अच्छा इस पे जब काम कर रहा है तो ह्यूमन पे भी करेगा, तो ये युक्ति प्रमाण है, एज वेल एज अनुमान प्रमाण, अनुमान भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये उसके बाद युक्ति और अनुमान में अंतर, देखो अनुमान आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, बट अगले लेक्चर से हम पहले अनुमान ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अनुमान भी, युक्ति अनुमान इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुमान माने कि जैसे कि हम अनुमान लगाते हैं कि वो आएगा, आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, वही वाली अनुमान है, ठीक है। युक्ति अनेक कारणों के संयोग से अविज्ञात भाव मतलब जिनकी जानकारी का नहीं होता है निर्धारण करती है वही अनुमान केवल हेतु और साध्य के इनके दो कारकों को संबंध के आधार पर अविज्ञात भाव को निर्धारण करती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो अनुमान युक्ति की अपेक्षा रखने वाला तर्क है,
क्या कहता है कि अनुमान जो है युक्ति की तर्क रखता है, अनुमान में दृष्टता की आवश्यकता होती है, मतलब दिखता है, अर्थात पहले किसी प्रसंग के हेतु साथ इन दो कारकों को एक साथ देखा जाता है ना। मान लो आप बहुत दूर हो, है ना, और कहीं धुआं उड़ रहा है, तो आप तो दिमाग लगाओगे ना कि हाँ वहाँ आग लगी है, अग्नि वहाँ पे है, तभी तो आग लगी है, तभी तो धुआं उठ रहा है ना। तो दो चीज़ हो गया कोरिलेशन। फिर हेतु के आधार पर वही साध्य प्रस्तुति तंत्र दिया गया है, ठीक है। युक्ति और अनुमान एक समानता की आवश्यक है, यानी कि जैसे हम लोग यहाँ पे अविज्ञात भाव को ज्ञान में पहले प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल बताया कि अनुमान और युक्ति दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, कैसे, प्रत्यक्ष को देखते हुए। जैसे कि कहीं पे भी धुआं उठा है तो हम लोग पहले हम लोग देखते हैं, है ना, मतलब कि हाँ कहीं पे हम खड़े हैं तो पहले देखेंगे, मतलब आँख से प्रत्यक्ष क्या कहता है कि आत्म इंद्रिय मनोअर्थानाम, यानी कि आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ का संयोग जब होता है तब जो सामने चीज़ें हो रही होती है उसे हम अपने इंद्रियों के द्वारा देख पाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। तो युक्ति और अनुमान जो है वो प्रत्यक्ष से कोरिलेट हुआ है, पहले प्रत्यक्ष प्रमाण हमें ज्ञान मिलता है, उसके बाद हम लोग युक्ति लगाते हैं और या अनुमान करते हैं, ठीक है। जैसे कि कहीं भी धुआं निकला तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पे आग लगी है ना, और अपनी युक्ति भी लगा सकते हैं, यही चीज़ दिया गया है इसमें, ठीक है। हाँ, तो युक्ति को स्वतंत्र प्रमाण मानने का तर्क, यानी कि युक्ति एक अलग स्वतंत्र क्यों है, अकेला क्यों है, लॉजिकल कंसिडर ऑफ द युक्ति इंडिपेंडेंट प्रमाण, एज ए इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र प्रमाण कैसे आप इसको युक्ति को कह सकते हो, है ना, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी भी दर्शन में युक्ति को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में माना है नहीं है, युक्ति को सर्वप्रथम वर्णन चरक संहिता में किया गया है कि कोई भी ऐसा दर्शन नहीं है, आस्तिक दर्शन या फिर कोई भी न्याय दर्शन जो पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा है ना, उसने किसी ने युक्ति को स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना है, स्वतंत्र प्रमाण किसी ने माना है तो वो है चरक संहिता। युक्ति से जो ज्ञान होता है वह तत्क्षण होता है, मतलब उसी समय होता है, अतः इसको प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कह सकते। सॉरी, देखो, युक्ति से जो ज्ञान होता है वह तत्क्षण नहीं होता है ना। कोई भी आप चीज़ देखें तो उसी समय नहीं हो पाता, हम लोग सोचते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा या ऐसा कर सकते हैं, फ्यूचर। युक्ति स्त्री काला हो सकता है, प्रेजेंट का थोड़ी दिखा रहा है, वो पास्ट का भी दिखा रहा है, प्रेजेंट का भी दिखा रहा है, फ्यूचर का भी दिखा रहा है, ऐसा हो सकता है, मतलब हुआ तो नहीं है ना, तो तत्क्षण नहीं होता है, ठीक है, तत्क्षण नहीं होता है, इसलिए उसे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कह सकते। अब प्रत्यक्ष में क्या होता है, जब सामने दिख रहा होता है मुझे, है ना, हम लोग को, मतलब इस ज्ञान के लिए पुनरावृत्त आवश्यक होती है, मतलब पहले की चीज़ें हमें जाननी होती है, परंतु वह अनुमान के दृष्टांत से भिन्न होता है, अतः युक्ति अनुमान से भिन्न है। उपमान प्रमाण दो विषयों के मध्य तुलना की जा सकती है, युक्ति में भी तुलना होती है परंतु इसके दो भिन्न कारकों के समूह को मध्य तुलना की जा सकती है। जैसे कि कोई पेशेंट आया आपके पास, तो उसको मान लो सूजन है, यानी कि शोथ है, तो आप देखोगे तो आप कहोगे हाँ कहीं तो इसको चोट लगा होगा, युक्ति लगा रहे हैं, ठीक है, आगे इसको और दर्द हो सकता है, वर्तमान और भूत अभी देख लिए, सामने पेशेंट बैठा है, वर्तमान और भविष्य दिक्कत हो सकती है, आगे इसको पेन हो सकता है, तो ये जो है युक्ति में आता है, ठीक है। चिकित्सा के आधार पर बात करें तो व्याधि के निदान यानी कि कारक कैसे हुआ, देखो हम जो बता रहे थे, चिकित्सा में द्रव्य का चयन, कौन सा द्रव्य उसको देनी है, पथ्य पथ का निर्धारण युक्ति से अवश्य होती है, अतः आयुर्वेद में युक्ति की अत्यधिकता का महत्व दिया गया है, ठीक है। यह बात तो निश्चित है कि युक्ति अविज्ञात विषयों के ज्ञान का साधन है, अविज्ञात यानी कि ज्ञात नहीं होता है, अतः यह भी सत्य है कि युक्ति से प्राप्त ज्ञान को प्रमा यानी कि यथार्थ ज्ञान कहा जा सकता है। हाँ, ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल सही है कि हम लोगों ने पढ़ा है प्रमा, प्रमेय और प्रमाता, प्रमा, प्रमेय और प्रमाता, मतलब प्रमा यानी कि जो हमें यथार्थ ज्ञान जो सामने दिख रहा है, हो रहा है, जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रही है, उसे हम लोग प्रमा कहते हैं, ठीक है। तो प्रमा से हम लोग को रिलेट कर सकते हैं, किसको, युक्ति प्रमाण को, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि युक्ति को हमको किससे कोरिलेट करेंगे, प्रमा, प्रमेय, प्रमाता, तो प्रमा इज द बेस्ट ऑप्शन।
युक्ति के अन्य प्रमाणों से भी भिन्न भिन्न होता है। इस आधार पर इसे स्वतंत्र प्रमाण के रूप में कहा जा सकता है। तो एक सवाल आपसे पूछ लिया जा सकता है कि युक्ति को एज ए इंडिपेंडेंट प्रमाण माना गया है, क्यों, कैसे, हाउ, तो आपको ये बतानी होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि युक्ति जो है वो नैदानिक और एवं चिकित्सीय उपयोगिता कैसे है, कैसे हम लोग युक्ति को क्लिनिकल एक्सपीरियंस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो एक देखते हैं, 1 मिनट। हाँ देखो, युक्ति की नैदानिक एवं चिकित्सीय उपयोगिता। तो चिकित्सा में सबसे पहले महत्वपूर्ण है प्रमाण, युक्ति प्रमाण, है ना, कैसे हुआ, क्या हुआ। अतः चरक संहिता में युक्ति प्रमाण का वर्णन माना गया। व्याधि के विविध पहलुओं यानी कि हेतु, कारण क्या था, पेशेंट में लक्षण क्या आ रहे हैं, और सब चीज़ों को देखकर ही संप्राप्ति लगाई जा सकती है। मतलब संप्राप्ति की युक्ति हम लगा सकते हैं। पेशेंट आया, अच्छा ऐसा हुआ होगा, ये कारण है, अच्छा ये लक्षण हमको दिख रहा है, तभी तो उसकी संप्राप्ति बनाएंगे, प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाएंगे, है ना। इस संप्राप्ति के आधार पर व्याधि को निदान किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, चिकित्सा में किसी भी द्रव्य का उपयोग करना है हमको, कोई पेशेंट आया, कोई भी हमको उसको द्रव्य देना है, एकल औषधि देनी है, इसकी युक्ति, देश, वो कहाँ रहता है, काल, किस टाइम अभी है, कौन सा सीजन है, कौन सा ऋतु है, उसका बल कितना है, मोटा है, पतला है, बच्चा है, बल कितनी, उसकी अग्नि कितनी है, जठराग्नि उसकी कितनी है, पाचन अच्छे से हो पाता है कि नहीं हो पाता, और प्रकृति क्या है, यानी कि वातज है, पित्तज है, कफज है। ठीक है, ये सबको देखते हुए हम उसको दवाई देंगे, यानी कि औषध देंगे। तो ये किस में आ जाता है, ये युक्ति प्रमाण में आ जाता है। ठीक है, ये किस में आ जाता है, युक्ति प्रमाण में आ जाता है। यानी कि हम लोग युक्ति लगा रहे हैं कि हाँ इसको यहाँ से है, यहाँ से ऐसे है। ठीक है, स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए पथ पथ की युक्ति की जा सकती है। पेशेंट आया, हम उसको ये नहीं कहेंगे आप कुछ भी खा लो भाई, उसकी हमें स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, तो हमें बताएंगे कि नहीं आपको ये नहीं खाना, ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, तो हम युक्ति लगा रहे हैं। युक्ति की असंवैधानिक में उपयोगिता है, यानी कि रिसर्च में क्या उपयोगिता है युक्ति की, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो कारण और कार्य संबंधी स्थापित करने के लिए तर्क संगत तर्क युक्ति द्वारा किया जाता है, यानी कि क्या कारण है और कार्य कौन उससे कोरिलेट करके काम किया जा रहा है, ये युक्ति द्वारा हम लोग करते हैं। अनुमान में एक कारण प्रभाव उत्पन्न करता है। अनुमान में क्या होता है कि एक कारण है जो कि क्या है, प्रभाव उसका उत्पन्न करता है, जबकि युक्ति में कोई भी ऐसा प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, टू एस्टैब्लिश द काउज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप द लॉजिकल रीजनिंग इन गिवन बाय युक्ति, इसलिए हम लोग इसको युक्ति प्रमाण कहते हैं। तो युक्ति चैप्टर में जो है एक 2 सवाल मैक्सिमम बन सकते हैं। सबसे पहले युक्ति के लक्षण बताइए, तो आपको लिखना पड़ेगा बुद्धिपस्तिया भवान बहुकारण योगजान वाला श्लोक, है ना, और इसमें एक एग्जाम्पल डाल देना। ठीक है, 2 एग्जाम्पल डाल सकते हो, एक पानी वाला और दूसरा मथ मंथन मंथान वाला। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि युक्ति को एज ए स्वतंत्र प्रमाण के रूप में क्यों वर्णन किया गया है, तो ये आप लोग बता देना सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो है युक्ति प्रमाण आज खत्म होता है। अगले चैप्टर में हम लोग सबसे पहले अनुमान पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उपमान पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि @Dr. Agrawal हेल्थ केयर को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।